तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो हमारा सबसे बेसिक चैप्टर है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कम से कम आपको 4 नंबर यहाँ से आराम से बोर्ड में मिलेंगे। तो ये 4 नंबर का चैप्टर क्या कहता है, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग इसका। देखते हैं एक बार वन शॉट में मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर समझा दूंगा। आराम से तसल्ली से मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखिए और इस चैप्टर को तसल्ली से सुनिए। देखिए, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है। उस ब्रांच में हम लोग जो है किसी पर्टिकुलर ग्रुप का स्टडी करते हैं, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल का स्टडी इस चैप्टर में नहीं होता है, बेसिकली इस ब्रांच में नहीं होता है। इस ब्रांच में जो स्टडी होती है वो एक पूरे ग्रुप की होती है। जैसे एक कंट्री का स्टडी हो गया, एक स्टेट का स्टडी हो गया, कोई बहुत सारी फर्म्स हैं उनका स्टडी हो गया इकट्ठा करके। तो ये सारी स्टडी जो है वो हम लोग इसमें करते हैं। एक इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, जो कि इकोनॉमिस्ट थे किन्स, उन्होंने दी थी। हालांकि वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग बात करते हैं उससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हमारे यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो मे बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। अगर हम इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अलग अलग सेक्टर्स आते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, एक बार हम लोग इसको नोट्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। एक बार यहां पर देखिएगा आप लोग। अगर हम बात करते हैं सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स जो है बेसिकली नॉर्मली या प्राइमरी सेक्टर्स जो होते हैं वो इकोनॉमी में 2 होते हैं। पहला होता है आपका हाउसहोल्ड्स और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स। ये प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं। इनके अलावा भी कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनके बिना इकोनॉमी नहीं चल सकती, जिसमें पहला होता है आपका गवर्नमेंट और उसके बाद आता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये 4 सेक्टर्स जो हैं ये आपको याद रखने होंगे बच्चों। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो पहला हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बात करते हैं ये लोग होते कौन है। हाउसहोल्ड का मतलब आप लोग समझ लीजिए देश की आम जनता। जो देश की जनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाउसहोल्ड्स। और देश में अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो लोग प्रोडक्शन में अंगेज्ड हैं, उसे हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। देश को चलाने वाली सरकार जो है उसे हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। और देश के अलावा पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग हाउसहोल्ड्स जो होते हैं, हाउसहोल्ड्स में से ही कुछ लोग जो हैं वो निकल कर एंटरप्रेन्योर बनते हैं। यानी कि ये हाउसहोल्ड्स हैं, सपोज करते हैं ये बहुत सारे हाउसहोल्ड्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारे क्या है, हाउसहोल्ड्स। ये बहुत सारी देश की जनता है। एक बार इस एग्जांपल को आप अच्छे से सुनिएगा, आपको अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं हाउसहोल्ड्स की, तो ये है देश की जनता। सपोज करते हैं इकोनॉमी है, वहां पर ये 1 पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये तीसरा पर्सन है, ये चौथा पर्सन है, ये 5वां है और ये 6ठा पर्सन है। ये 6 लोग हैं एक इकोनॉमी में। सपोज करते हैं इनके पास जो है प्रोडक्शन स्किल है, प्रोडक्शन स्किल, ठीक है। इनके पास जो है ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो ये मजदूरी कर सकते हैं, जिसको हम लोग लेबर की बात कर सकते हैं। और अगर पढ़े लिखे होते हैं तो वो स्किल्ड लेबर्स कहलाते हैं। उसके बाद ये जो है ये इस इकोनॉमी के जो है, या एक जो पर्टिकुलर कंट्री की हम बात कर रहे हैं उसके साहूकार हैं। यानी कि इनके पास क्या होगा, सबसे ज्यादा पैसा होगा, इनके पास कैपिटल होगा। ये जो है इनके पास है लैंड, बहुत सारी जमीनें हैं इनके पास। अच्छा, ये लोग जो है ये देश के बचे हुए कुछ लोग हैं। अब इनके पास प्रोडक्शन स्किल है, ठीक है। इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। इनके पास प्रोडक्शन स्किल है। अगर इनके पास प्रोडक्शन स्किल है तो हम लोग इनको प्रोड्यूसर मान सकते हैं। तो हाउसहोल्ड्स में से ही एक कौन निकल कर आ गया, प्रोड्यूसर। अब आ गया पिक्चर में ये प्रोड्यूसर। अगर ये प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो सबसे पहले इसको फैक्ट्री लगानी होगी। फैक्ट्री लगाने के लिए इसको चाहिए एक लैंड। जो लैंड कहां से आएगी, इस 4th वाले पर्सन से। इस 4th वाले पर्सन से ये क्या लेगा, लैंड, ठीक है। अच्छा, ये खुद जो है अब यहां आकर बैठ गया, तो ये खुद कौन हो गया, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इसने क्या किया, लैंड ले लिया। इसके बाद इसको जो है यहां पर पैसा लगाना है फैक्ट्री बनाने के लिए। तो ये फिर देश की जनता के पास जाएगा और यहां से ये जो कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये जो पर्सन है
इन पर्सन के पास कैपिटल पड़ी है, तो ये कैपिटल यहां पर लाकर यूज करेंगे। जब ये कैपिटल यहां पर यूज करेंगे तो यहां पर बन जाएगी एक फैक्ट्री। क्या बन गई सर? ये फैक्ट्री। तो फैक्ट्री कहां से बनी? जो देश की जनता थी वहां से पैसा इकट्ठा किया गया और उसको यहां पर लगाया गया, तो फैक्ट्री बन गई। अब फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है। तो यही एंटरप्रेन्योर, ये जो एंटरप्रेन्योर यहां से निकल कर आया था, वही एंटरप्रेन्योर वापस हाउस होल्ड्स के पास गया और वहां से, फिर से कलर चेंज कर देता हूं आप लोगों के लिए, वहां से जो है ये फिर से एक लेबर उठा के लाया। ये आ गया आपका लेबर, तो लेबर यहां पर आ गया और अब यहां पर जो है काम करना शुरू कर दिया। तो प्रोड्यूसर भी कहां से आया? हाउस होल्ड्स में से, यानी कि एंटरप्रेन्योर भी कहां से आया? हाउस होल्ड्स में से। एंटरप्रेन्योर को फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ी, वो जमीन भी उसने उन्हीं हाउस होल्ड से रेंट पर ली। साथ ही साथ जब फैक्ट्री बनाने की जरूरत पड़ी तो फैक्ट्री में पैसे की जरूरत पड़ी, तो पैसा भी उन्होंने उन्हीं हाउस होल्ड से लिया, तो हाउस होल्ड्स के पास भी पैसा अवेलेबल होता है। फैक्ट्री बन गई, लेबर की जरूरत पड़ी, तो लेबर भी कहां से मिली उसे? हाउस होल्ड से। तो अब इसकी फैक्ट्री में क्या स्टार्ट होगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कब पॉसिबल हो पाया? जब फैक्ट्री बनी, सबसे पहले जब एंटरप्रेन्योर आया, एंटरप्रेन्योर के बाद जमीन आई, जमीन के बाद फैक्ट्री बनी, फैक्ट्री के बाद लेबर आया। इन चारों की वजह से जो है वो फैक्ट्री शुरू हुई। इसीलिए इन चारों को हम लोग कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता। अब तो हाउस होल्ड्स को हम लोग ये कह सकते हैं, हाउस होल्ड्स में से ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आए, तो हम लोग हाउस होल्ड्स को यहां पर ले आओ, हम लोग हाउस होल्ड्स को कह सकते हैं ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए जिन भी फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी उनके मालिक सारे कहां अवेलेबल है? हाउस होल्ड्स में। तो हाउस होल्ड्स को हम लोग जो है फैक्टर ऑफ ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ये समझ में आएगा? आगे चलते हैं। फैक्ट्री बन गई, काम शुरू हो गया। फिर से बना देते हैं फैक्ट्री। ये बन गई आपकी फैक्ट्री, ये फैक्ट्री बन गई आपकी। इस फैक्ट्री में जो है वो प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब यहां पर बैठा है प्रोड्यूसर। कौन बैठा है यहां पर? प्रोड्यूसर। और यहां पर वो लोग हैं 1, 2 और 3। हालांकि ये फोर्थ भी यही था, लेकिन ये यहां से चलकर यहां आकर बैठ गया। ये 4 लोग हैं कौन? ये पहला पर्सन जो है इसने दिया है फैक्ट्री को लैंड, इसने फैक्ट्री को दिया है कैपिटल, और इसने फैक्ट्री को दिया है लेबर। क्लियर होगी बात? अब ये खुद है एंटरप्रेन्योर। अब जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद यहां से जो है क्या निकल के आएगा? गुड्स। ठीक है। अब यही गुड्स मार्केट में जो है सेल होगा। अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमी में इतने ही लोग हैं, तो ये जो मार्केट में गुड्स सेल हो रहे हैं इनको खरीदेगा भी कौन? यही लोग खरीदेंगे। इनके अलावा तो खरीदने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमी में यही लोग हैं। अब जब ये प्रोडक्शन होगा, ये माल बिकेगा, तो प्रोड्यूसर के पास क्या आएगा? पैसा आएगा, है कि नहीं? प्रोड्यूसर के पास क्या आएगा? पैसा आएगा प्रोड्यूसर के पास। जब प्रोड्यूसर के पास पैसा आएगा तो प्रोड्यूसर के पास लैंड का ओनर जाएगा कि साहब जो आपने मुझसे किराए पर जमीन ली, मुझे उसका किराया दीजिए। तो एंटरप्रेन्योर इस पैसे से इसको क्या देगा? इस लैंड वाले को रेंट। ठीक है। जब इसको रेंट मिलेगा तो जिस पर्सन ने कैपिटल दिया है वो फिर से जो है वो इस एंटरप्रेन्योर के पास जाएगा, और एंटरप्रेन्योर इसी पैसे में से कुछ पैसा निकाल कर इसको देगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो पहले कौन गया? पहले गया जिसके पास लैंड थी। उसने बोला कि साहब आपका माल बिक गया है, आपके पास पैसा आ गया है, तो कृपया करके हमें जो है वो रेंट दे दीजिए। साथ ही साथ जब इंटरेस्ट होगा, कैपिटल वाला जाएगा तो कैपिटल वाले को इंटरेस्ट मिलेगा। अब
जिन लेबर ने मजदूरी करके प्रोडक्शन किया है उनको क्या मिलेगी? सैलरीज। तो अगर और उसके बाद जो पैसा बच जाता है वो एंटरप्रेन्योर खुद ले जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। किस फॉर्म में ले जाएगा? वो प्रॉफिट के फॉर्म में। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 हुए: एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल। एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, लैंड ओनर को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगी सैलरी और कैपिटल वाले को मिलेगा इंटरेस्ट। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उनसे होने वाली इनकम को हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर इनकम। क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। आई बात आप लोगों को समझ में? अब इनके पास पैसा आएगा, फिर से ये पैसे को कहां खर्च करेंगे? गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर जीना है तो कुछ खाना पड़ेगा, और खाना करने के लिए हमारे पास कौन है? प्रोड्यूसर, जो चीजों को प्रोड्यूस करता है। तो हमें भागकर वापस कहां जाना पड़ेगा? प्रोड्यूसर के पास। अब प्रोड्यूसर को फिर इनकम होगी, फिर प्रोड्यूसर जो है इन लोगों को पैसा देगा। तो ये सर्कुलर फ्लो जो है वो चलता रहेगा इकोनॉमी में। ये कंसेप्ट समझ में आया? अब एक बार नोट्स की तरफ। प्रोड्यूसर engage in production of goods and services, household sector engage in consumption of goods and services, the government sector, हम लोगों ने इनकी बात नहीं की है बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। the government sector engage in activities like taxation and subsidies। तो गवर्नमेंट जो होगी वो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट भी एक देश को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी रिगार्डिंग टैक्सेस, सब्सिडीज एंड ऑल दैट। उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि प्रोड्यूसर अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर देता है तो अपने देश में वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, वो बाहर जाकर क्या कर देगा? उनको बाहर जरूरतमंद लोगों को वो माल बेच देगा, तो वो एक्सपोर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर प्रोड्यूसर को कोई सामान की जरूरत है जो देश में अवेलेबल नहीं है तो वो बाहर की कंट्री से मंगाएगा, उसको हम लोग कहते हैं इंपोर्ट। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम 2 चीजें करते हैं, एक एक्सपोर्ट, दूसरा इंपोर्ट। आगे की बात करते हैं। नोट, हाउसहोल्ड्स आर टेकन एज ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये चीज हम लोगों ने देख ली। हाउसहोल्ड जो होते हैं वो क्या होता है? ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आगे की बात करते हैं। एक चीज और है इसमें, फाइनेंशियल सेक्टर। हालांकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि जब भी हम लोग एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में ये 4 लोग तो होते ही हैं, इनके बीच में एक फाइनेंशियल सेक्टर और बैठा होता है। उसका डिस्कशन हम लोग आगे अभी कर देंगे। छोटा सा डिस्कशन है, ज्यादा भारी डिस्कशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो ऑलरेडी मैं आपको अभी समझा चुका हूं। देखो बेटा एक बार क्या कहता है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल का मतलब क्या हो गया? इन 2 सेक्टर का मॉडल का मतलब है यहाँ पर कौन होगा? एक तो प्रोड्यूसर और दूसरा होगा आपका हाउस होल्ड्स। ये 2 लोग ही होंगे। इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग 2 सेक्टर मॉडल। तो 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ 2 लोग, प्रोड्यूसर और हाउस। अब ये है आपके हाउस होल्ड्स। कौन है ये लोग? ये चिंटू मिंटू पिंटू सब है यहाँ पर बैठे हाउस होल्ड्स, ठीक है। और यहां पर है ये फैक्ट्री। ये 2 ही इकोनॉमी में लोग हैं, इसके अलावा तीसरा पर्सन इकोनॉमी में है ही नहीं। तो बिजनेस क्या करेगा या फैक्ट्री क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी और सेल करेगी, गुड्स को प्रोड्यूस कर। अब हाउस होल्ड्स जो है वो इनको क्या देंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। उन सब को यूज करते हुए ये लोग गुड्स बनाएंगे और ये गुड्स को इनको बेच देंगे। ये देखो यहां पर ये लिखा हुआ, क्या देंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और जब ये सारी चीजें इनको मिल जाएगी तो उसके बाद ये गुड्स बनाएंगे और गुड्स बनाकर हाउस होल्ड्स को बेच देंगे। ये देखिए आउटपुट बनेगा और आउटपुट बनकर किसको सेल हो जाएगा? हाउस होल्ड्स को सेल हो जाएगा। जब हाउस होल्ड्स को सेल हो जाएगा तो प्रोड्यूसर को इनकम होगी। फिर प्रोड्यूसर अपना पैसा जो इनकम का है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, सैलरी, वेजेस या सैलरी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट के फॉर्म में हाउस होल्ड्स को वापस से हम उनकी बात करते हैं। देयर आर 2 सेक्टर इकोनॉमी इन देयर आर 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड्स और फर्म। 2 सेक्टर्स है, हमने देख लिया। हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स। हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलो चाहे फैक्टर सर्विसेज बोलो, वो किनको देंगे? प्रोड्यूसर्स को। फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड्स। तो फर्म जितनी भी है, जो भी प्रोडक्शन यूनिट है,
वो सारी हाउस होल्ड से जो है वो किराए पर लेगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को। हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आएगा तो हाउस होल्ड्स जो है वो अपना सारा पैसा कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर देंगे। फर्म सेल ऑल दैट इज प्रोड्यूस टू द हाउस होल्ड, क्योंकि इसके अलावा कोई लोग ही नहीं है। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करेगा वो सारे हाउस होल्ड्स को ही देगा, क्योंकि हाउस होल्ड्स के अलावा उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में कोई लोग है ही नहीं। देयर इज नो गवर्नमेंट फॉर द और फॉरेन ट्रेड, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, ना ही फॉरेन ट्रेड का इंटरफेरेंस है। यानी कि गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं देगी, सब्सिडीज नहीं देगी, पॉलिसीज नहीं बनाएगी, और हम लोग बाहर के देशों के साथ कोई भी तरह का ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये था आपका उस पूरे टू सेक्टर इकोनॉमी का क्रक्स। सच एन इकोनॉमी डिस्क्राइब्ड अबव हैज टू टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान होगा, और मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का आदान प्रदान होगा, जिसके बदले में उनको पेमेंट मिलेगा। एज अ रिजल्ट वी कैन डिराइव द फॉलोइंग इन केस ऑफ सिंपल इकोनॉमी। यहां से आपका जो है इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है। इसको मैं अलग मार्कर से जो है वो हाईलाइटर से पढ़ देता हूं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म्स, यानी कि जो भी फर्म ने बनाया है वो किसको देगी? हाउस होल्ड्स को, इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड। इस पॉइंट को समझेंगे आप लोग एक बार। यहां पर देखो, ये फैक्ट्री थी, ठीक है। इस फैक्ट्री ने 4 यूनिट्स बनाए। कितनी यूनिट्स बनाई? 4 यूनिट्स। ये सारी की सारी यूनिट्स किसको दे देगा? ये कंजम्पशन के लिए हाउस होल्ड्स को। किसको दे देगा? ये हाउस होल्ड्स को। तो फैक्ट्री ने कितना बनाया? 4। हाउस होल्ड्स को भी कितना दिया? 4। तो हाउस होल्ड्स ने कंज्यूम भी कितना किया? 4। इसका मतलब क्या हो गया? फैक्ट्री ने बनाया 4, हाउस होल्ड्स ने कंज्यूम भी कितना किया? 4। बस यही बात कही गई है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 4 का। टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है? 4 का। दोनों बराबर है। इतना सा कंसेप्ट यहां पर है। आगे देखो बेटा, फैक्टर पेमेंट बाय फर्म्स इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम बाय द हाउस होल्ड्स। एक बार समझेंगे इस चीज को। ये क्या कहते हैं? फैक्टर पेमेंट बाय द फर्म। सपोज करते हैं फर्म ने 10 रुपए का क्या दिया? रेंट, ठीक है। फर्म ने लैंड यूज किया था, उसके बदले में फर्म ने 10 रुपए का रेंट दिया। फिर फर्म ने 2 रुपए का दिया इंटरेस्ट। फर्म जहां से भी कैपिटल लेकर आया था उसके बदले में फर्म ने 2 रुपए का इंटरेस्ट दिया। फर्म ने 5 रुपए के दिए वेजेस। फर्म ने जो भी मजदूर लगाए थे उनको 5 रुपए के क्या दिए? वेजेस। और उसके बाद जो पैसा बच गया वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट 3 रुपए जो है वो प्रॉफिट के फॉर्म में एंटरप्रेन्योर खुद ले गया। तो फर्म ने कितना पेमेंट किया? फर्म ने पेमेंट किया 10 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए, यानी कि 20 रुपए का पेमेंट किसने किया? फर्म ने। अब यहां बैठे हैं ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके पास लैंड था, तो इस लैंड को क्या मिला? रेंट मिला। कितने रुपए का? 10 रुपए का। यहां पर बैठे थे वो पर्सन जिन्होंने कैपिटल का पैसा दिया था। कैपिटल के पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिला कितने रुपए का? 2 रुपए का। यहां बैठा था एक मजदूर जिसने लेबर का काम किया, उसको कितने पैसे मिले? 5 रुपए। और उसके बाद यहां एक पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योर खुद है, वो कितना प्रॉफिट ले गया? 5 रुपए। तो फर्म ने पेमेंट किया 12 रुपए का और हाउस होल्ड 20 रुपए का, और हाउस होल्ड्स को मिले भी कितने? 10, 2 12, 12 और 5 17, 17 और 3 कितने हो गए? 20। तो ये दोनों क्या हो गए? दोनों इक्वल हो गए। और यही बात कही गई है कि फैक्टर पेमेंट बाय द फर्म्स, फर्म ने जो भी फैक्टर पेमेंट किया इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि हाउस होल्ड्स को भी उतनी ही इनकम हुई। अब आगे की बात करते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं क्या कहता है इसका। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ फर्म। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इस पॉइंट को भी समझना। अब ये हाउस होल्ड्स हैं, ये सारे लोग, इनको कितना रुपया अर्न हुआ? 20 रुपए। कितने रुपए अर्न हुए इनको? 20 रुपए। अब ये 20 के 20 रुपए, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर है नहीं तो पैसा हम कहीं सेव कर नहीं सकते, गवर्नमेंट है नहीं तो हम लोग टैक्सेस हमें देने नहीं है, तो ये सारा का सारा 20 रुपया क्या करेगी जनता?
खर्च कर देगी, किसके ऊपर? कंजम्पशन के ऊपर। तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? गुड्स को कंज्यूम करने का खर्चा कितना हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनका जो कितना हो गया? 20 रुपए का, इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ फर्म। अच्छा, ये 20 रुपया जो है ये पूरा खर्च करेगी, खर्च कर किसको देगी? इस फर्म को देगी। यहीं से गुड्स और सर्विसेज यूज करेगी हाउस होल्ड। तो ये 20 रुपया लाकर किसको दे देगी? इस फैक्ट्री को। तो जो इन हाउस होल्ड्स का खर्चा है वही फैक्ट्री का क्या हो जाएगी? इनकम। इसीलिए ये बोला गया कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ फर्म। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। Hence, real flow of production of consumption of firms and households is equals to money flow of income and consumption of firms and households. Real flow का मतलब क्या होता है? Real flow का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान। मनी फ्लो क्या होता है? मनी का आदान प्रदान। इसको हम लोग आगे वाले टॉपिक में और डिटेल से समझेंगे। प्रोसीड करते हैं आगे। ये आ गया साहब आपके रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या कहता है? रियल फ्लो कहता है real flow of income implies the flow of factor services from the households to the producing sector and corresponding flow of goods and services from producing sector to the household sector. जैसे ये देखो, ये household है, सॉरी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये households है और ये कौन है? प्रोड्यूसर्स। तो हाउसहोल्ड्स इनको क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज। और ये इनको क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोड्यूसर बनाता है वो हाउसहोल्ड्स को बेचता है, और जो हाउसहोल्ड्स के पास फैक्टर ऑफ सर्विसेज पड़ी है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पड़े हैं वो उसको किसको देता है? प्रोड्यूसर्स को। तो यहां पर कहीं भी पैसे का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। हाउसहोल्ड अपनी जमीन दे रहा है तो प्रोड्यूसर गुड्स बनाकर अपने गुड्स हाउसहोल्ड को दे रहा है। बार्टर सिस्टम, जैसे मैं जमीन दे रहा हूं, आप मुझे अपना सामान बनाकर दे रहे हो। इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। अब अगर हम बात करें मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो है ये इनको क्या पेमेंट करता है? पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, है कि नहीं? मार्कर चेंज कर देता हूं, पेमेंट फॉर फैक्टर ऑफ सर्विसेज। तो हाउसहोल्ड के पास पैसा आता है, हाउसहोल्ड जो है प्रोड्यूसर के पास पैसा आता है, तो प्रोड्यूसर जो है वो इनको फैक्टर के लिए जो भी सर्विसेज यूज की उसका पेमेंट कर देता है। फिर हाउसहोल्ड्स के पास पैसा आता है, तो जब हाउसहोल्ड्स ये गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं प्रोड्यूसर से, तो ये हाउसहोल्ड्स प्रोड्यूसर को क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेमेंट। बिना पेमेंट के तो कुछ होगा नहीं। तो यहां पर प्रोड्यूसर भी पेमेंट कर रहा है और हाउसहोल्ड्स भी क्या कर रहे हैं? पेमेंट। तो यहां पर ट्रांसफर जो हो रही है वो मनी का हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मनी फ्लो। आगे बात करते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब इस कंसेप्ट को आप समझेंगे। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो के 3 फेजेस हैं। पहला है आपका प्रोडक्शन फ्लो फेज, प्रोडक्शन फेज क्या कहता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोडक्शन सेक्टर। जो भी प्रोडक्शन सेक्टर है वो गुड्स और सर्विसेज का क्या करता है? प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? इट मींस फ्लो ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। यानी कि जो भी प्रोड्यूसर को मिला है वो प्रोड्यूसर उस पैसे को अब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, सैलरी एंड इंटरेस्ट। उसके बाद डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज का मतलब क्या हो गया कि जब हाउसहोल्ड्स को पैसा मिल गया तो उन्होंने पैसा अपना खर्च करना शुरू किया। डिस्पोज करते हैं, उसको खर्च करते हैं। तो 3 सेक्टर, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोज। आगे बढ़ते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। तो पहला आता है आपका फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है आप लोगों की? फैक्टर इनकम का मतलब वो इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है, यानी कि रेंट हो गया, आपका लेबर हो गया, वेजेस हो गया, आपकी सैलरीज हो गई, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया। ये सारी इनकम क्या कहलाएगी? फैक्टर इनकम। इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। तो हाउसहोल्ड्स अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में उनको जो पैसा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर
इनकम, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। उसके बाद आती है ट्रांसफर इनकम। अच्छा, फैक्टर इनकम जो होती है वो टू साइडेड होती है, बायलेटरल। और वहीं अगर हम ट्रांसफर इनकम की बात करें तो ये होती है वन साइडेड, यानी कि एक पर्सन ही पैसा देगा, दूसरे पर्सन की तरफ से कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि स्कॉलरशिप होती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होता है, ओल्ड एज पेंशन होती है, ये ट्रांसफर इनकम है। तो हम लोग फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम का पार्ट जो है इंक्लूड करते हैं, वही ट्रांसफर पेमेंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स का मतलब क्या हो गया, जो रिकरिंग नेचर की होगी, बार बार होती जाएगी। वही कैपिटल ट्रांसफर मतलब जो एक बार ही होगी, बार बार नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल की बात कर ले तो स्कॉलरशिप, गिफ्ट, ओल्ड एज पेंशन एटसेट्रा, ये बार बार, जैसे ओल्ड एज पेंशन जो है वो हर महीने मिल जाती है। वही अगर हम कैपिटल ट्रांसफर्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट, ग्रांट, कैपिटल गेन, टैक्स, वॉर डैमेजेस एटसेट्रा, ये एक बार ही होते हैं और लंबे टाइम के लिए होते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो है हमारा स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक कंसेप्ट एंड फ्लो कंसेप्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे आप लोगों को, तो एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। एक फोटो से हम लोग समझ सकते हैं क्या कहती है ये फोटो, कि जैसे ये एक टैप है, ये नल है, इस नल में से पानी गिर रहा है। अब ये जो पानी है ग्लास में, ये स्टैटिक है। कैसा है ये? स्टैटिक, यानी कि स्थिर है। अब अगर हम पूछे कि इस ग्लास में पानी कितना है, तो आप कहेंगे 10 ml, 20 ml, आधा लीटर, कुछ इस तरीके से तो हम लोग मेजर कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि ये पानी जो गिर रहा है ये कितना है, को मेजर नहीं कर सकते। ये एक फ्लो है जो बहता जा रहा है। हम जब इसको एक कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे तब हम उसको रोक पाएंगे, और रुकी हुई चीज को हम लोग स्टैटिक कहते हैं, स्थिर कहते हैं। इसीलिए हम लोग जो है स्टॉक कंसेप्ट जो है वो स्टैटिक होता है, स्टॉक जो है वो एक रुका हुआ होता है। वहीं अगर हम फ्लो की बात करें तो ये एक बहता हुआ रहता है, कि ये बह रहा है, हमें पता नहीं है कि ये कितना होगा। हम इसका अजम्पशंस लगा सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। ये होता है आपका फ्लो कंसेप्ट। देखते हैं क्या लिखा है हमने नोट्स में। एन इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम उसे मेजर कर सकते हैं, जैसे ग्लास में भरा हुआ पानी हम उसको मेजर कर पा रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, इसीलिए ये स्टैटिक होता है नेचर में। इट हैज नो टाइम डायमेंशन, कोई तरह का टाइम डायमेंशन इसका नहीं होता है इन स्टॉक वेरिएबल्स। तो स्टॉक वेरिएबल में कोई तरह का टाइम डायमेंशन नहीं होगा। जैसे वाटर इन टैंक, डिस्टेंस फिक्स है, स्टैटिक है। जैसे कि जोधपुर से जयपुर का डिस्टेंस फिक्स है, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा वो, तो स्टॉक कंसेप्ट है। अब उसके बाद करते हैं हम लोग बात फ्लो कंसेप्ट की। फ्लो मतलब मैंने बताया जो बहता जाएगा, जिसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा। तो एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज फ्लो। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक वीक में आपने कितना पैसा कमाया, एक महीने में आप कितना पैसा कमा रहे हो, ये सारा क्या कहलाता है आपका फ्लो कंसेप्ट। तो अगर ये जो है ये बहुत डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब बहुत स्थिर नहीं रहता, ये बहुत ब्रॉड होता है। इट कैन बी चेंज्ड, देयर इज टाइम डायमेंशन इन फ्लो वेरिएबल्स। तो टाइम डायमेंशन होते हैं, जैसे कि एक महीना, एक साल, एक सप्ताह, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल स्पीड को हम लोग जो है वो मेजर कर सकते हैं। स्पेंडिंग ऑफ मनी, वाटर इन रिवर, पानी नदी में बहता हुआ होता है, हम उसको कभी भी मेजर नहीं कर पाते, एटसेट्रा। तो ये था एक स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट। आगे बात करते हैं हम लोग फाइनल गुड्स की। तो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो फाइनली जो एक बार कंज्यूम हो जाएंगे और उसके बाद खत्म हो जाएंगे, हम उनको बार बार यूज नहीं कर सकते फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। वहीं अगर हम बात करें फाइनल गुड्स के टाइप्स कैसे हो सकते हैं, तो फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। पहला हो गया आपका कंजम्पशन गुड्स और दूसरा हो जाएगा आपका ये नीचे वाला कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कंज्यूम किए, खत्म हो गए। ड्यूरेबल जो थोड़ा टाइम चल सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल जो कि आपके 1 साल तक चल सकते हैं या थोड़ा सा उससे ज्यादा चल सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो कि बिल्कुल ही यूज नहीं किए जा सकते बार बार,
वहीं अगर हम सर्विसेज की बात करें तो नॉन मटेरियल गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। हम सर्विसेज को देख नहीं सकते, हम सर्विसेज को महसूस कर सकते हैं, वो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करती है। कैपिटल गुड्स की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल गुड्स मतलब जैसे लैंड, बिल्डिंग, कार, ट्रक, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीजें कैपिटल गुड्स होती है जो एक लंबे टाइम के लिए हमें फायदा देती है। उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स, वो गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें हेल्प करते हैं, यानी कि जिनकी वजह से फाइनल गुड्स हमें मिलते हैं। उसके बाद एक छोटी सी प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या हो गया, वो बाउंड्री जिसके माध्यम से या जिसके अंदर रहते हुए प्रोडक्शन होगा और उससे जब बाहर प्रोडक्ट निकलेगा तो वो फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा। ये था कुछ छोटा सा हमारा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए, और भी वन शॉट रिवीजन जो है वो वीडियोस में आने वाले दिनों में मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। तो प्लीज जो है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।